खुशामदीद। हफ्ते का दिन है, वीकेंड है जी, और आज तारीख़ 14 है। आपके सामने हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जेके लेकर। कोशिश करेंगे कि आज जब सलाम जेके आपके सामने रखें तो दिल्ली से जो बड़ी खबर है उससे शुरुआत करते हुए जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करें। कल हंगामे के बीच काफ़ी खबरें नज़रों से ओझल रही है, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पिछले 24 घंटों के दौरान हुआ है और आज पूरे दिन सियासत कौन सी अंगड़ाई ले रही है, कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, उस पर भी हमारी नज़र रहती है और आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो फटाफट से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आप हमारे साथ उसके ज़रिए से भी ज्वाइन कर सके, यानी टीवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप एक्टिव रह सके हमारे साथ। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे 8:35 पर, जब आपकी और हमारी बराह रास्त बात होगी, यानी तीसरे पड़ाव पर जब हम आएंगे। फोन लाइन्स हमारी खुलेंगी और आखिरी 15 से 16-17 मिनट हमारे रहेंगे जहां पर आप और हम गुफ्तगू करेंगे। आपकी कॉल्स को लेके आपके मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश होगी, क्योंकि प्रोग्राम बराह रास्त चलता है, इसलिए जब भी आप बात करते हैं तो वो बराह रास्त जाती है हुकूमती ऐवानों तक। और हमें उम्मीद है कि हुकूमती इदारे जिन्हें यह काम सौंपा गया है कि वो अवामी आवाज़ को सुनकर मसाइल का हल निकाले, वो आपकी आवाज़ को सुने और आसान तरीके से मसलों का हल निकाले। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत, क्योंकि आज का दिन हमें क्या कुछ सबक पढ़ा चुका है याद दिलाएंगे मेरे साथी गौहर कुछे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक। तो प्रोग्राम की शुरुआत प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से आज क्या कुछ हुआ, कुछ अहम चंद वाक़यात है, कुछ अहम मालूमात है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, यानी कि आज 14 मई है और आज क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताएंगे। आज के दिन और साल था 1702। इंग्लैंड और हॉलैंड ने फ्रांस और स्पेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1811 में पैराग्वे हिस्पानवी तसल्लुत से आज़ाद हुआ है। और आज ही के दिन 1879 में थॉमस एडिसन ने यूरोप की एडिसन टेलीफोन कंपनी में शमूलियत इख्तियार की, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन यानी कि 14 मई 1908 में राइट बरादरान ने हवाई जहाज पर परवाज भरी है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1948 में इजराइल ने बरतानिया से आज़ादी का ऐलान किया है, वो आज ही का दिन था, यानी कि 14 मई और साल था 1948। और आज ही के दिन 1963 में कुवैत अक़वाम मुत्तहिदा का 111वां रुकन बना। और आज ही के दिन साल 2013 में ब्राज़ील हमजिनस परस्तों की शादी को तस्लीम करने वाला 15वां मुल्क बना। और आज ही के दिन 1973 में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौज में ख़वातीन के मसवे हुकूक को मंजूरी दे दी है, वो आज ही का दिन था, यानी कि 14 मई और साल था 1973। तो नाजरीन, ये थी कुछ चंद अहम मालूमात, चंद अहम वाक़यात जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर ख़बरों की शुरुआत करेंगे और ख़बरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। आज की खबरों का आगाज़ जब हम कर रहे हैं तो खबरों का आगाज़ कर रहे हैं उस अहम और बड़ी खबर से जो रात देर गए डेवलप हुई, क्योंकि दिल्ली के अंदर होलनाक आग की वारदात हुई है और उस आग की वारदात में अभी तक 27 लोगों के मारे जाने की तस्दीक हो रही है। दर्जनों लोग अभी भी लापता है और अभी भी एनडीआरएफ की टीमें वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही है। नई दिल्ली में एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू करने की कोशिश की है। वहीं पर बताया जा रहा है कि इस हादसे में 27 अफराद की मौत हो चुकी है और इसके साथ साथ तकरीबन जहां 27 लोगों की मौत हुई है वहीं पर दर्जनों लोगों के जख्मी होने की भी खबर यहां पर आ रही है। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट दिल्ली के तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि फायर अमला भी इस आग को बुझाने में जख्मी हुआ है। तहम 27 लोगों की मौत की तस्दीक अभी तक हो चुकी है। फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट दिल्ली की तरफ से जो एदाद शुमार जारी किए गए हैं और ये मतलब माना जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है जो आपकी टीवी चैनल पर इस वक्त दिख रही है, थोड़ी देर पहले इन आग के लपटों पर काबू पाया गया है। लेकिन फिलहाल ये 4 मंजिला इमारत थी जहां पर दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमराज और उसके साथ कुछ मजीद इक्विपमेंट्स को बनाने का काम था
और कल जिस तरीके से ये आग रात देर गए लगी, तकरीबन 2:45 बजे के आसपास आग के लगने की खबर आई जो सुबह तक चलती रही है। और ये ताज़ा तस्वीरें इस बात की अक्कासी कर रहा है कि आग की शिद्दत में लगी और यूं ही फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को इत्तला मिली कि आग लगी है, आनन फानन में उन्होंने अपनी टीमों को रवाना किया। ताहम जब तक टीम कार्रवाई करती तब तक खबर ये आई कि 27 लोग आग की होलनाक वारदात में झुलस चुके हैं। कुछ लोगों ने चौथी और 5वें माले से कूदने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह से जख्मी हुआ और जख्मियों को जब अस्पताल लाया गया तो उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो इस वक्त भी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है और साथ साथ 1 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी लापता इस पूरे इलाके के अंदर बताए जा रहे हैं। जी गौहर। जी हाँ नाजरीन, ये दिल्ली का मंडा का इलाका जहां करीबन 4 बजे के करीब ये हादसा पेश आया है, जहां पर एक इमारत में अचानक आग लगी, जहां पर सीसीटीवी कैमरास के जो इक्विपमेंट है वो बनाते हैं, एक फैक्ट्री है वहां पर, और आग लगने के दौरान ही वहां पर काम कर रहे थे। तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद उस इमारत में थे जब ये आग लगी। वहां पर अगरचे 50 अफराद को जो अभी खबर मिली है कि 50 अफराद को बचाने में कामयाबी मिली है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके साथ साथ ही करीब 20 से 30 गाड़ियां जो फायर सर्विस अमले की हैं वो वहां पर आग बुझाने में मसरूफ रही रात भर, और कई लोगों ने छलांग लगाई। जो 3 मंजिला इमारत है वहां से कई लोगों ने छलांग भी लगाई, उसके नतीजे में वो भी जख्मी हो गए। और करीबन कुछ लोग अभी भी लापता है, उनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है क्योंकि आग भयानक थी। और इस सिलसिले में आनन फानन जो है वहां पर लोग घबराए भी हुए थे, उन्होंने छलांग भी लगाए, उसकी वजह से भी जख्मी हो और कुछ लोगों ने जो उन्हें बहिफाजत बचा लिया गया है। लेकिन 27 अफराद की मौत हुई है इस आतिशबाजी के वाक़े में जो कल करीब 4 बजे के करीब उस इमारत में आग लगी है। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान ट्विटर पर सामने आया है जिसमें उन्होंने जख्मी शुदा नौजवानों और लोगों से ताज़ियत भी किया और साथ ही उम्मीद किया कि वो रूबसेहत होंगे, और साथ साथ एक्सग्रेशिया का भी ऐलान कर दिया गया। 2 लाख रुपये मरने वालों को प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में से दिया जाएगा और जो जख्मी अफराद हुए हैं उन्हें 50-50 हज़ार रुपया फीकस इलाज मुआवजे के लिए दिया जाएगा। सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने भी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इस पूरे सानिया पर ताज़ियत का इजहार किया है। ताहम अरविंद केजरीवाल का बयान आया है जिन्होंने फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अमले की पीठ थपथपाते हुए कहा कि जिस बहादुरी के साथ उन्होंने अपना काम किया है इससे आग मजीद फैलने से बच चुकी है। अब याद रखिएगा दिल्ली में इस तरीके के कई ऐसे वारदातें इससे पहले भी हुई और 1997 में सिनेमाघर के अंदर जो आग लगी थी उस आग की लपटें और इस आग की लपटें एक दूसरे से मशाबत खाती है और कई माहिरीन का मानना है कि तब से लेकर अब तक बहुत वक्त गुजर गया, लेकिन जो एहतियाती तदाबीर करने थे शायद उसको कराने में अभी तक भी मरकज़ और रियासती इंतजामिया नाकाम रही है। बहरहाल दिल्ली की खबर जहां पर 27 लोग आग की वारदात में मारे गए हैं, अभी तक दर्जनों अभी भी लापता है, 50 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया और कई लोग अभी भी अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज है, मौत हयात की जिंदगी में लगे हुए, जंग में लगे हुए हैं। फिलहाल अब आते हैं जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और जम्मू कश्मीर की सरहदों के पास एक बार फिर पाकिस्तान की साइड से ड्रोन देखा गया है और ये ड्रोन उस वक्त देखा गया है जब सुबह के 4:45 का वक्त था। आरएसपोरा का इलाका है जहां से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कि अलल सबा आज एक ड्रोन देखा गया है और उस ड्रोन को देखते ही बीएसएफ हरकत में आई, कई राउंड फायर हवा में किए जिसके बाद ड्रोन शायद वापस चला गया है। आज सुबह अलर्ट बीएसएफ एहलकारों ने जो ही ड्रोन को अरनिया सेक्टर के आसपास आते हुए देखा तो उसके फौरन बाद जो ऑपरेशन है बीएसएफ की तरफ से उसे शुरू कर दिया गया है और तकरीबन 8 से 10 राउंड्स जो है वो किए गए इसकी ओर ताकि उसको गिराया जा सके। ताहम अब सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर वहां पर चलाया जा रहा है ताकि क्या कुछ इसके अंदर था। लगातार हम देख रहे हैं कि अरनिया सेक्टर या इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास जो सूरत हाल है वो ये है कि कहीं ना कहीं हर दिन वहां इस तरीके की वारदातें हर दूसरे तीसरे दिन लगी रहती है और कभी मंशियात और कभी हथियारों का ड्रॉप इन करने की कोशिश की जा रही है। तो आज क्या कुछ इसके अंदर होगा उसका हमें इंतजार रहेगा, लेकिन बीएसएफ ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि सुबह
आज ये कार्रवाई हुई है और सुबह सुबह जब ये कार्रवाई हुई है तो उसके फौरन बाद इस पूरे इलाके को फिलहाल मुहासरे में ले लिया गया है और तलाशी कार्रवाई वहां पर जारी है। अर्निया आरएसपोरा का सेक्टर है जहां पर आज सुबह 4:45 पर बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पर ड्रोन को स्पॉट किया गया, जिसके बाद 7 से 8 राउंड फायर भी किए गए हैं और इस वक्त इस ऑपरेशन को जारी किया गया है ताकि सर्च किया जाए इस पूरे इलाके के अंदर क्या कोई हथियार या ड्रग्स तो नहीं डाले गए हैं। तो चलिए नाजरीन, ये थी ड्रोन के हवाले से खबर। अब जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, खासकर वादी कश्मीर में। वादी कश्मीर में जहां 2 रोज कबल ही तहसील ऑफिस से चाडोरा के अंदर राहुल भट्ट नामी एक कश्मीरी पंडित जो मुलाजिम था वहां पर उसका कत्ल हुआ है, हमला हुआ है। जो ऑफिस के अंदर दाखिल हुए नामालूम बंदूक बरदार, उन्होंने उस पर गोलियां चलाई। उसके बाद ही जो हालात पैदा हुए वादी कश्मीर से लेकर जम्मू के अंदर भी आम लोगों की जानिब से जाकर कश्मीरी पंडितों ने एहतजाज किया है, वहीं पर मुसलमान बरादरी के लोगों ने भी इसके खिलाफ एहतजाज किया और कत्ल मामले को लेकर एहतजाज किया। कैंडल लाइट जो मार्च भी किया है, कल शाम भी हमने देखा है कि रात देर गई तक लोगों की जानिब से एहतजाज किया गया है और इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई। वही इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक SIT तश्कील दिया है और साथ ही साथ उनकी अहलिया जो है उन्हें नौकरी फराम करने का LG इंतजामिया की जानिब से ऐलान भी किया गया और माली इमदाद भी फराम की जाएगी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से। कल भी हमने देखा है कि जम्मू के अंदर भी लोगों के अंदर गम गुस्सा पाया गया है और साथ ही साथ वादी कश्मीर में भी लोगों की जानिब से जो है उन्होंने एहतजाज भी किया और जो नौजवान के जो हलाकत राहुल भट्ट की फैमिली है उसके साथ ताज़ियत का भी इजहार किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडित मुलाजिम की हिलाकत के खिलाफ दूसरे दिन भी कल लगातार हंगामा देखने को मिला, जहां कश्मीरी पंडित बरादरी ने कल एहतजाजी मार्च करने की कोशिश की और मार्च को नाकाम बनाया पुलिस ने। वहीं पर शाम होते होते नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर से लगातार एहतजाज की तस्वीरें भी आई हैं। श्रीनगर के अंदर भी खामोश एहतजाजी मार्च किया गया, गांदरबल के अंदर भी एहतजाजी मार्च हुआ, कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम, शुपियां, पुलवामा से भी इसी तरीके की इतलात है जहां पर कश्मीरी सोसाइटी सामने आई और उन्होंने इस हिलाकत के खिलाफ अपनी सदाए एहतजाज बुलंद किया है। इधर सरकार ने SIT को तश्कील दिया है ताकि मालूम कर सके कि आखिर यह हिलाकत दफ्तर के अंदर किस तरीके से हुई है। इधर मकामी SHO को अटैच करने की भी इतलात जो है वो मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से दी गई है और ये साफ कर दिया गया है कि मारे गए कश्मीरी पंडित मुलाजिम की अहले खाना को माकूल मुआवजा भी फराहम किया जाएगा। उसके साथ साथ जो उनकी अहलिया है उन्हें नौकरी भी दी जाएगी और साथ साथ उनके जो पसमानदागान बेटियां हैं उन्हें पढ़ाने के लिए भी रियासती इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर सामने आकर मदद करेगी। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से कल ट्विटर पर भी जानकारी दी गई है और कुछ लोगों के साथ कल उनकी मुलाकात भी इस सिलसिले में हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कल मुख्तलिफ मकामात पर रात देर गए तक एहतजाजी मुजाहिरे हुए और कश्मीरी पंडित की हिलाकत को लेकर यह साफ कर दिया गया कि कश्मीरी कौम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी कि टारगेट किलिंग करके कश्मीरियत को जख्म पहुंचाया जा सके। यहाँ पर सभी मजहबी जमातों के साथ साथ जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने भी कल लगातार एहतजाजी मुजाहिरे किए हैं और बयानात भी जारी किए हैं, जिस दौरान उन्होंने राहुल की हिलाकत को इंसानियत की हिलाकत के साथ ताबीर करते हुए कहा कि एक आदमी की हिलाकत पूरे आलम के पूरे इंसानियत की हिलाकत होती है और इस तरीके से इन चीज़ों को किसी भी तरह से नहीं माना जाएगा। कल कुछ ज़बरदस्त तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां राहुल के आखिरी रसूमात अंजाम दिए जा रही हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कल खौफ का सामना करना पड़ा क्योंकि बीजेपी को भी कल कई संगीन और अहम सवालों से दो चार होना पड़ा उस वक्त जब राहुल के आखिरी रसूमात हो रहे थे।
तो कुल मिलाकर एसआईटी को बना दिया गया है, उसके साथ साथ एसएचओ अटैच हो गया है, नौकरी का ऐलान कर दिया गया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी और तालीम को हासिल करने के लिए जो उनकी बेटी है उसे सरकार ने साफ कर दिया कि उसकी बेटी को हर मुमकिन ताउन और मदद किया जाएगा। इधर जिला इंतजामिया की तरफ से और सूबाई इंतजामिया की तरफ से इस खबर की तस्दीक कर दी गई है कि मास रेजिग्नेशन हुआ है। कल से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ चीजें चल रही थी कि मास रेजिग्नेशन हुआ है और यह मास रेजिग्नेशन जो है वो कई मकामात पर किया गया है। और कल ही डिप्टी कमिश्नर बडगाम उसके साथ साथ सूबाई सतह पर इंतजामिया ने यह साफ कर दिया कि कहीं पर भी मास रेजिग्नेशन की कोई भी इतला नहीं आई और ना ही इस तरीके की कोई खबर है, यानी खबर की तरदीद की है जो कल से सोशल मीडिया पर चल रहा था। अब बढ़ते जी आगे, जरा बात करते हैं एक और अहम खबर की और खबर करते हैं सयाहत के हवाले से। सयाहत के 2-3 पिलर्स हैं जिनमें टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं, होटलियर्स अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं और इस बीच ट्रांसपोर्टर से लेकर दीगर लोग जो सयाहत के साथ जुड़े हैं, चाहे वो हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है और दीगर सन्नत के साथ लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरी सन्नत की रूह होती है और अगर एक भी बीमार हो तो ये पूरी सन्नत बीमार मानी जाएगी। लेकिन कल से एक नया हंगामा शहर के अंदर देखने को मिला है और महकमा सयाहत पर भी सवाल उठ रहे हैं और सयाहत से जुड़े होटलियर इंडस्ट्रीज पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रैवल एजेंट्स यानी ट्रैवल एजेंट्स जो हमारे एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के हैं उनका मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ, उसके बाद एहतजाजी धरना भी हुआ और उस दौरान उन्होंने कई संगीन इल्जामात आयद किए हैं और ये संगीन इल्जामात कहां पर आयद कर दिए गए, कहा कि वादी के ट्रैवल एजेंटों की जिंदगी को अजीरन बनाया जा रहा है और जो उनका रोजमर्रा का काम है कि ट्रैवल और टूर ऑपरेट करवाया जाए उसे कुछ लोग यानी जो होटल इंडस्ट्री में कुछ लोग बैठे हैं वो उन्हें आउटसोर्स करते हैं या ऑनलाइन पोर्टल पर डालते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम शेयर जो है वो बाहर चला गया है और इस सन्नत से वाबस्ता जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके हकूक पर शबखून मारा जा रहा है। जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ट्रैवल ट्रेड की जो है उन्होंने इस पूरे मामले को अनफेयर माना और कहा कि किसी भी तरीके से ये चीज काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। एक तरफ से उनका ये इल्जाम है, दूसरी तरफ से ये भी उनका इल्जाम है कि होटलियर मालिकान जो है उन्होंने अपने तरीके से 200 से 300% तक किरायों में इजाफा किया है और फिर जिस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है उससे एक बैड इफेक्ट और बैड रिफ्लेक्शन जा रही है, बैड इमेज जा रही है, गलत तासुर बाहर जा रहा है जिससे सयाहत को और नुकसान हो सकता है। ये एक बड़ा मामला है जी जो हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि लगातार इस पर गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मामला जब हम बात कर रहे हैं सयाहत की जहां मरकज़ और रियासती इंतज़ामिया कमरकस कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जम्मू कश्मीर की ओर राग़िब हो, खुद सयाह आ रहे हैं, वहीं पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लेयर्स हमारे हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं और सरकार की खामोशी भी सवालिया निशान इस वक्त बनी हुई है। मंजूर पख्तून साहब इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, ट्रैवल ट्रेड के साथ वाबस्ता है और लगातार अपनी आवाज को ये बुलंद कर रहे हैं कई महीनों से और लगातार सरकार के सामने ये बात रख रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से आप मामला चलाना चाहते हैं और जिस तरीके से मामला चल रहा है इससे सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। मंजूर पख्तून फाउंडर मेंबर है यूटीएफ यूनाइटेड टूरिज्म फोरम वैली के और लगातार ट्रैवल एंड ट्रेड एजेंट के साथ तकरीबन 15 और ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ जुड़ी हुई है। पख्तून साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो एहतजाजी मुजाहिरा कल हुआ, चूंकि कल और खबरें थी उस वजह से इस पर ज़्यादा फोकस नहीं हो पाया, इसलिए हमने आज सोचा कि इस पर बात की जाए ताकि हुकूमती इदारे बाखबर हो कि क्या कुछ हो रहा है और जिस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं क्या उस प्लान में कोई कमी या कोताही तो नहीं है। सबसे पहले जानना चाहूँगा एहतजाज की वजह क्या वाकईतन वही चीज़ें हैं जो कल से आप बता रहे हैं या पिछले कई दिनों से जो आप रखने की कोशिश कर रहे हैं? जी गौर साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका। जहाँ तक कल के हमारे साइलेंट प्रोटेस्ट की बात है, ये हमारी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी जब से ये टूरिज्म यहाँ पे स्टार्ट हुआ। आफ्टर टिकट्स अच्छा टूरिज्म नजर आ रहा है अभी, तो इसका ये मतलब नहीं बन रहा है कि हम अपनी डेस्टिनेशन को क्रैश करें। गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने, स्टेक होल्डर्स ने
इसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोशंस के लिए बड़ी मेहनत की है। तो कुछ लोग इसमें ऐसे आ गए हैं, कुछ होटलियर्स, कुछ ट्रांसपोर्टर्स, कुछ शिकारे वाले या कोई और बाकी सेगमेंट जो है, जो इसको बिल्कुल उस नजरिए से नहीं देख रहे हैं। उनके लिए खाली पैसा ही सब कुछ है। एक डेस्टिनेशन को वो खत्म करना चाहते हैं, सस्टेनेबल नहीं रखना चाहते हैं। तो हमारी डिमांड गवर्नमेंट से यही है, डिपार्टमेंट से यही है कि इसको आप बिल्कुल मॉनिटर कर लीजिए। अगर कहीं कोई रॉन्ग प्रैक्टिस, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है तो उसको आप रोके, एक रेटिंग फिक्स कर दीजिए। अगर आपके पास एनफोर्समेंट विंग है, उनका आप मैन पावर बढ़ाइए, वो मॉनिटर करेंगे। हमारी आपके साथ हमेशा हम शाना बशाना चलते हैं, चाहे प्रमोशंस का सवाल हो, कोई भी हो। हम एज ए टूर ऑपरेटर, डेस्टिनेशन प्रमोटर होते हैं और हमने इतनी मेहनतें की। जब यहाँ हालात खराब थे, टूरिस्ट नहीं आते थे, तो हम बिल्कुल विद इन द कंट्री हर एक कोने में जाते थे, तो टूरिस्टों को यहाँ पे मोटिवेट करते थे लाने में। तो तब हमारा एक बड़ा रोल बनता है टूर ऑपरेटर का, मगर आगे भी हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो बाहर की डेस्टिनेशन बंद थी, यूरोप बंद था, साउथ ईस्ट एशिया बंद था, तो लोगों ने कश्मीर आना ज्यादा प्रेफर किया, विद इन द कंट्री है, और उनको ये भी लगा कि सस्ता भी होगा। मगर आजकल जो भी टूरिस्ट आता है वो ये कह के जाता है कि ये यूरोप से भी ज्यादा कॉस्टली डेस्टिनेशन है, हम कभी दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो इन चीजों को मॉनिटर करना कि कश्मीर एक ब्रांड है, कश्मीर का एक अपना नाम है, इसको कैसे हम बचाए, इसको हम एक ही बार में खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये सदियों से चलती आ रही है डेस्टिनेशन, टू एक मानी जानी डेस्टिनेशन है विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। तो अब कुछ हमारी जो ये होटलियर भाई है, इनकी अपनी एसोसिएशन से हमने इनकी नोटिस में लाया है, ये अपने मेंबर्स के साथ बैठे, उनको देखे, उनके साथ ये एक बार बैठ के बात करें कि कहाँ पे क्या हो, किस प्रोडक्ट का हमें क्या करना है, कि कौन सी रेटिंग करनी है। तो ऐसे अच्छा जी, मंजूर पख्तूनख्वा, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने रेटिंग की बात कही, आपने दीगर बातें कही। मैं जरा एक चीज आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ। मेरे पास जो इतलात है और बड़ी आसान इतला है ये कि 12 मई को, 11 और 12 तारीख को डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने बाज़ाब्ता तौर पर जो उनका इन्फोर्समेंट विंग है, उन्होंने कई बड़े होटल्स पर छापामारी की है, और जिसके बाद ललित, ताज और दीगर लोगों पर छापामारी हुई, और जिस दौरान ये पता लगा कि उन्होंने जी रेट्स बढ़ाए थे, अपनी मनमानिया रेट्स की, और उन पर जुर्माना भी आयद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो आपकी आवाज़ थी, जो आपकी बात थी, उस पर तो संजीदगी के साथ पहले ही डिपार्टमेंट काम कर रहा था। क्या सिर्फ यही एक मामला है कि जनाब रेट्स बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या ये जो आउटसोर्सिंग का मामला आप बता रहे हैं कि जनाब होटल्स आउटसोर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन सारा कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे ट्रेड पर फर्क है? बुनियादी मामला क्या है जी? देखिए, दो चीजें, जैसे मतलब अभी आपने कहा कि कुछ एक दो दिन पहले वो जो एक ड्राइव हुई थी, डिपार्टमेंट ने की थी, ये हमारी पहले से ही डिमांड थी। 3-4 महीने पहले से ही हम इनके साथ इन टच में थे। डिपार्टमेंट से हमारी मीटिंग्स रेगुलरली होती रहती है, हम उनको अपना फीडबैक देते हैं, वो हमसे फीडबैक लेते हैं डेस्टिनेशन को कैसे प्रमोट किया जाए। तो रिसेंटली जो एक उन्होंने ड्राइव की थी विद देयर एनफोर्समेंट विंग, अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव है। हम कहते हैं कि ऐसी चीजें आगे बढ़नी चाहिए। जब एक के साथ मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि उनको लगे कि नहीं रॉन्ग प्रैक्टिस हो रही, तो दूसरा उसे सबक सीखेगा। जब कोई लगा भी नहीं रहेगी तो कोई मानता नहीं एक दूसरे की बात। वो कहता जब उसके साथ कुछ नहीं हुआ तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तक ऑनलाइन पोर्टल्स की बात है, वो बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं। वो 2 करोड़ 3 करोड़ एक होटलियर को देते हैं। जो यहाँ का लोकल टूर ऑपरेटर है उसके पास उतना कैपिटल होता नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद जो आपको पता है कि हालात खराब थे, लोगों के पास कैपिटल नहीं बचा था, जो खासकर टूर ऑपरेटर के पास बिल्कुल बिजनेस भी नहीं था। और हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। हम हमारे ऑफिस में, किसी ऑफिस में 4 लड़के, किसी में 5, किसी में 10। तो इन जनरल ये एक बड़ी मतलब जो फैमिलीज है इसमें इन्वॉल्व होती हैं। 3-4 हजार टूर ऑपरेटर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं डिपार्टमेंट के साथ, तो उनके भी रोजी रोटी का सवाल है। तो हर एक के पास करोड़ों रुपया नहीं है, वो होटलियर को पहले एडवांस देके रखे और अपनी इन्वेंट्री वहां पे रखे। हम चाहते हैं कि बाहर के लोग, मतलब जो ये होटल्स हैं, वो आए, मगर वो लोकल्स के थ्रू यहाँ पे काम करे। जैसे आई एम द स्टेक होल्डर या बाकी साथी जो हमारे यूनाइटेड फोरम के मेंबर्स हैं या बाकी टूर ऑपरेटर्स हैं, आना तो उनको कश्मीरी है, मगर ऐसे कश्मीरी एज अ लोकल टूर ऑपरेटर और विद इन द वैली जो हमारे बाकी लोकल थे उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे क्या होता है, वो बाहर से अपना किचन भी साथ लाते हैं, खाना भी लाते हैं, वहीं से सब कुछ लाते हैं। तो हमें यहाँ पे कोई सर्विस उनको देने का मौका नहीं मिलता है। वो होटल भी डायरेक्टली करते हैं। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लोकल्स को मिले। तो ये ऑनलाइन पोर्टल अगर लोकल टूर ऑपरेटर्स के थ्रू काम करे तो उनको कश्मीर आना ही, हमें भी ये बिजनेस होटलियर हाउस बोट कोई देना है, ट्रांसपोर्टर कोई देना है, मगर उसमें लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, जैसे लद्दाख में है। लद्दाखियों ने एक अच्छा प्रेसिडेंट बनाया है कि पहले उनके अपने लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, फिर बाद में वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो एक मैं कहता हूँ यहाँ पे भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर बाहर के पोर्टल्स हैं वो यहाँ के टूर ऑपरेटर्स को इन्वॉल्व करें, जैसे हुआ करता था पहले। वो लोकल्स के थ्रू ही काम करते थे।
तो हम लोकल टूर ऑपरेटर सिर्फ होटलियर्स को ये बिजनेस आके फॉरवर्ड करते थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों का एक तो रोजी रोटी भी बनता था और एक सिस्टम के साथ चलता था, कोई चीटिंग नहीं होती थी। एज ए ग्राउंड हैंडलर, एज ए ग्राउंड टूर ऑपरेटर हम फिर आंसरेबल होते थे अपने टूर ऑपरेटर्स को भी। आजकल पता ही नहीं चलता है ऑनलाइन बुकिंग कहाँ से आई है, किसने की है। ये जो कल आप बड़ा जोर देकर बता रहे थे, बात कर रहे थे कि जनाब जो हमारी मेहमान नवाजी की एक मिसाल है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, उस पर सवाल या निशान उठ रहे हैं, और ये जो हॉस्पिटलिटी के नाम पर किया जा रहा है जी, ये कश्मीरियत पर सवाल उठेगा और आने वाले दिनों में सयाहत की कमर टूट सकती है इससे। इसके पीछे की मुराद क्या थी जी? बिल्कुल गवर साहब, देखिए जिसके लिए हम अपने आप को बड़ा सिर ऊंचा करके कह रहे हैं कि फख्र से कह रहे हैं वी आर द बेस्ट हॉस्पिटलिटी में माने जाते हैं, मेहमान नवाजी में माने जाते हैं। जब ऑनेस्टली अब जो ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है कुछ महीनों से, मतलब पिछले साल से, मैं बताऊंगा कि लोग कहते हैं कि नहीं इससे बेहतर हॉस्पिटलिटी और जो लोग मेहमान नवाजी है वो बाहर जानते हैं, मतलब साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप या विद इन द कंट्री। मगर कश्मीर का जो हमने नाम सुना था, इमेज था, वो बिल्कुल बिगड़ गई है, क्योंकि हम एक यहाँ पे लोग रिपीटेडली आना चाहते थे सदियों से, मतलब हमारी जो ये चल रही है परंपरा की। अच्छा मंजूर पख्तून साहब, क्या सयाहत के जिम्मेदारों के साथ कोई आपकी मशावरत मीटिंग हुई है? उनका रिस्पॉन्ड कैसा था? या सूबाई इंतजामिया के साथ कोई मीटिंग आपकी इस पूरे मामले पर, जो आप ये बात रख रहे हैं सामने कि देखिए रोजगार पर भी फर्क पड़ेगा, फिर सयाहत पर फर्क पड़ेगा, और सबसे बड़ा इशू हमारा कश्मीरियत है, उस पर सवाल उठेगा जी, तो और लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे थे उनकी कामकाज पर बुरा, क्या ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के साथ की गई हैं? उनका क्या कुछ रिस्पॉन्ड है? बिल्कुल सर, पहले दिन से ही मतलब हमने ये एलजी साहब की नोटिस में भी लाया था, बहुत पहले, मेरे को लगता है अब साल भर हो गया। उसमें जो हमारे स्टेक होल्डर, जो मैंने बोला आपको होटलियर से, उनके साथ हमने मीटिंग्स की, तो सारे होटलियर्स मैं नहीं कहूंगा कि इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं अभी भी जिनकी वही मेंटलिटी है, वही रहन है कि नहीं टूरिज्म को कैसे बचाया जाए, कैसे रेट्स फिक्सिंग की जाए। तो मेजॉरिटी ऑफ जो नए होटलियर्स इसमें आए हैं उनके लिए पार्ट टाइम जॉब भी है, वो माइंड नहीं करते हैं कि टूरिज्म बचे ना बचे, उनके लिए पैसा माने रखता है बहुत सारों के लिए। तो इसकी वजह से जो लोकल्स हैं उनका रोल खत्म होता जा रहा है। हमने ये उनकी नोटिस में भी लाया है, हमने डिपार्टमेंट की नोटिस में भी लाया, हमने हाई अथॉरिटीज की नोटिस में भी ये लाया, हमने उनसे मीटिंग्स की, मेमोरेंडम्स दिए उनको कि इस डेस्टिनेशन को बचाए, रेट्स फिक्सिंग की जाए। वो है हमारे पास 4 सीजन से 4 सीजन की रेट्स कम से कम हमारे पास दीजिए। यहाँ आए दिन 5 दिन 10 दिन बाद होटल रेट्स चेंज हो जाती है। जब हम आगे को अपनी आइटिनरी बनाते हैं, अपनी कॉस्टिंग दे देते हैं, अगर वो 10 दिन बाद कंफर्म होती है तब उस होटल की रेट चेंज हुई होती है, तो ना हमें इन्वेंट्री मिलती है, न वो हमारा जो ग्रुप होता है या टूर होता है, क्लाइंट होता है, वो मैच्योर होता है। ये बड़ा इफेक्ट होता है और लोकल्स पे इस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कि लोकल काम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ी दिक्कतें आ रही है, उनको इन्वेंट्री नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, डेस्टिनेशन हाई हो रही है। मंजूर पख्तून साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बात बताने के लिए। बात सयाहत की हो रही है तो आपको ये भी बताते चले कि सयाहत में नई जान फूंकने के लिए कुछ नई चीज़ें भी की जा रही है, और एडवेंचर टूरिज्म एक नया बाब का आगाज़ पहले भी किया गया था, और इस बार शिद्दत के साथ इस एडवेंचर टूरिज्म को जो है वो लिया जाएगा। और ख़बर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये आ रही है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो वो स्टार्ट कर रहा है कि पैराग्लाइडिंग और उसके साथ साथ कुछ और एक्टिविटीज़, और ये पैराग्लाइडिंग जो होगी ये शहर के आसपास के इलाके के अंदर जहाँ ज़बरवन है, और उसके साथ साथ जो हमारा सबसे खूबसूरत झील है, डल झील के ऊपर, महादेव पीक्स के ऊपर, दाचीगाम नेशनल पार्क के ऊपर से, और साथ साथ मुगल गार्डन्स, हारी पर्वत फोर्ट और स्पॉट सीन्स के लिए भी कुछ कोशिशें की जा रही है ताकि श्रीनगर शहर को नेगलेक्ट ना किया जाए और कुछ नए एडवेंचर्स यहाँ पर देखने को मिले। जैसा कि आपको याद होगा कि ज़बरवन पार्क के अंदर इससे पहले भी एयर हॉट बलून का एहतमाम किया गया था, विंटर स्पोर्ट्स के दौरान भी कुछ चीज़ें देखी थी, वाटर स्पोर्ट्स किया गया था, ताकि शहर के अंदर भी जो सरगर्मियाँ वो जारी रहे। और इस सिलसिले में खबर ये है कि कुछ और चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है, जिनमें चंद चीज़ें हमने आपके सामने रख दी है। यानी श्रीनगर ज़रूर आइएगा, वादी कश्मीर ज़रूर आइएगा जब सयाहत पर आप आएंगे, और न सिर्फ श्रीनगर बल्कि उन खूबसूरत मनाजिर को भी देखिएगा जो शायद अभी तक भी सयाहत के नक्शे पर नहीं है। छोटा सा ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहाँ पर इस वक्त मौजूद है। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में कल जो इजलास मुनक्किद हुआ था, उस इजलास के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ बात हुई है, और कुछ और चीज़ें भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो उम्मीद है कि आप हमारा साथ देते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक।